हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार। तो प्यारे दोस्तों, अभी आपका रेलवे एग्जामिनेशन आ चुका है और साथ में आप देखोगे कि एसएससी की भी जो भी एग्जामिनेशन में है उनमें साइंस का एक अच्छा लेवल आना स्टार्ट हो गया है। तो आज मैं आपके कोर्स की शुरुआत कर रहा हूँ, जनरल साइंस के कोर्स की शुरुआत कर रहा हूँ। शुरुआत करूंगा मैं फिजिक्स के साथ, फिर आपके पास केमिस्ट्री आएगा और लास्ट में आपका बायोलॉजी आएगा। तीनों पार्ट मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। सबसे पहले थ्योरी और फिर उसी चैप्टर से रिलेटेड आपके जो एमसीक्यूज रहेंगे वो साथ साथ मैं आपको कराता रहूंगा। ध्यान रखना, थ्योरी आपकी बाइलिंगुअल होगी और जो प्रैक्टिस होगी वो आपकी अलग अलग होगी। इंग्लिश मीडियम के लिए अलग, हिंदी मीडियम के लिए अलग। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं फिजिक्स के साथ। फिजिक्स भौतिक विज्ञान के साथ हम कोर्स की शुरुआत करते हैं। भौतिक विज्ञान, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक व मापन। यहां से हम कोर्स की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास आएगा क्या, लेंथ। यानी कि हम शुरुआत करेंगे लंबाई से। या लंबाई की जगह आप वर्ड यूज कर सकते हो डिस्टेंस। डिस्टेंस, दूरी। या आप वर्ड यूज कर सकते हो क्या, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं दूरी, विस्थापन, लंबाई, इनसे। यानी कि बिल्कुल जीरो लेवल से मैं कोर्स की शुरुआत कर रहा हूं। यहां पे आपके पास क्या हो गया, विस्थापन। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि लेंथ है और किन्हीं भी दो जगह के बीच की लंबाई को या फिर दूरी को या विस्थापन को मापने के लिए हमें कुछ ना कुछ यूनिट्स चाहिए। हमें कुछ ना कुछ मात्रक की जरूरत होगी। तो मात्रक में आप देखोगे आपके पास सबसे पहले आता है एसआई मात्रक या एसआई यूनिट आपके पास। फिर आएगा आपके पास सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट। फिर आएगा आपके पास एफपीएस यूनिट। और फिर आएगा आपके पास एमकेएस यूनिट। एमकेएस यूनिट। देखिए, इनको एक बार मैं क्लियर कर देता हूं आपको। सबसे पहले अगर एसआई यूनिट की बात की जाए, एसआई यूनिट की बात की जाए तो एसआई सिस्टम के अंदर आपके पास कौन कौन सी क्वांटिटी है। एसआई सिस्टम के अंदर आपके पास है लेंथ, यानी कि लंबाई। और लंबाई के लिए आप मात्रक एसआई यूनिट क्या यूज करोगे, मीटर। सिंबल रहेगा आपके पास स्मॉल एम। उसके बाद आएगा आपके पास मास, द्रव्यमान। इसके लिए आप क्या यूज करोगे, किलोग्राम, केजी। तीसरा आ जाएगा आपके पास टाइम, समय। इसके लिए आप क्या यूज करोगे, सेकंड, स्मॉल एस। चौथा आ जाएगा आपके पास यहां से इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा। विद्युत धारा। तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे, यूनिट, एम्पियर। और सिंबल रहेगा आपका ए। इसके लिए क्या यूज कर रहे हो आप, एम्पियर। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर, तापमान। तापमान के लिए आपका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, केल्विन। ठीक है। उसके बाद है आपके पास यहां से लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, ये रहेगी आपके पास प्रदीप्त तीव्रता। प्रदीप्त तीव्रता। और लुमिनस इंटेंसिटी के लिए यूनिट क्या यूज करोगे आप, कैंडेला, सी डी। ये हो जाएगी आपकी यूनिट, कैंडेला। और उसके बाद आप क्या लेके चलोगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
या सब्सटेंस की जगह मैटर हो सकता है। द्रव्य की मात्रा, द्रव्य की मात्रा, तो आपके पास यूनिट इसका क्या रहेगा, मोल। सिंबल क्या रहेगा, MOL। मात्रक रहेगा आपके पास मोल। यहां से आपने क्या देखा कि एसआई सिस्टम में टोटल आपके पास कितनी क्वांटिटी है, कितनी राशि की बात करें हम, 7। पहला आपके पास लंबाई, दूसरा मास, तीसरा आपके पास टाइम, चौथा इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, पांचवा आपके पास टेम्परेचर, छठा आपके पास लुमिनस इंटेंसिटी, और सातवां अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इन्हीं सातों राशि को, इन्हीं सातों क्वांटिटी को हम मूल राशि का नाम देते हैं। ये होती है आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। ये सारी मूल राशि हैं और मूल राशि अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती हैं। ये अपने आप में इंडिपेंडेंट होंगी, स्वतंत्र होंगी, यानी कि इन्हें एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसी दूसरी राशि की जरूरत, दूसरी क्वांटिटी की जरूरत नहीं होगी। और दूसरा, इन्हीं सात की सहायता से हम बाकी सारे जो क्वांटिटी है उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो एसआई सिस्टम में कितनी है, 7। कौन कौन सी हैं और उनके मात्रक क्या होंगे। ये तो हो गए एसआई यूनिट्स, इनके एसआई यूनिट्स, एसआई मात्रक, और ये हो गई आपके पास क्वांटिटी, राशि, क्वांटिटी राशि। ठीक है, ये था आपका पहला पार्ट। उसके बाद आपका दूसरा पार्ट लिखा गया है CGS। यहां पे क्या होगा, C से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, G से ग्राम, और S से सेकंड। S से क्या बन जाएगा आपके पास, सेकंड। इसी तरीके से आपके पास है FPS। तो FPS आपके पास क्या रहेगा, लंबाई मापने के लिए क्या यूज करेंगे, फुट, ये ब्रिटेन का सिस्टम है। वजन मापने के लिए क्या यूज करेंगे, पाउंड, LBS, और टाइम मापने के लिए क्या यूज करेंगे, सेकंड। इसके बाद आपके पास आता है अगला पार्ट, MKS। MKS, M यहां पे क्या शो कर रहा है, मीटर, K क्या शो कर रहा है यहां पे आपके पास, किलोग्राम, किलोग्राम, और S क्या शो कर रहा है, सेकंड। देखिए अब एक चीज का आप ध्यान देंगे कि MKS सिस्टम और दूसरी तरफ था आपके पास SI सिस्टम, SI सिस्टम। तो SI सिस्टम में भी लेंथ को मापने के लिए हमने किसका यूज किया था, वहां पे मीटर, वजन को मापने के लिए किलोग्राम, और टाइम को मापने के लिए सेकंड। तो सर आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि MKS और SI सिस्टम में फर्क क्या होगा। फर्क ये होगा कि SI में टोटल आपके पास कितनी क्वांटिटी थी, 7, इसमें कितनी क्वांटिटी है, 3। तो ये फर्क है दोनों में, ये पहली 3 क्वांटिटी इधर भी सेम है, इधर भी सेम है। CGS की अगर बात की जाए आपके पास, तो इनमें भी, अब इन चारों चीजों में आपको क्या देखना है, चारों में कॉमन क्या है, सेकंड, सेकंड, सेकंड और सेकंड। तो हम जानते हैं कि जो टाइम का यूनिट होगा वो हर सिस्टम में क्या रहेगा आपके पास, सेकंड रहेगा। समय के लिए जो मात्रक हम यूज करेंगे वो हर सिस्टम में आपके पास क्या रहेगा, सेकंड रहेगा, हर सिस्टम में आपके पास कॉमन रहेगा। तो ये आपको पहला पॉइंट यहां से क्लियर हो गया है कि हमने जो ये अलग अलग चीजें लिखी हैं, लंबाई के लिए ऐसा यूनिट क्या लिखी थी आपने, मीटर। उसके बाद CGS यूनिट क्या लिखी थी आपने, सेंटीमीटर। फिर उसके बाद FPS यूनिट क्या लिखी आपने, फुट। और MKS यूनिट दोबारा से आपने क्या लिखी है, मीटर। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि दूरी के अलग अलग मात्रक क्या होंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या सर इन्हीं सबसे काम चल जाएगा, आंसर होगा नो, हमें कुछ और भी चाहिए, इसके अलावा भी चाहिए। तो इसके अलावा हमें क्या चाहिए वो सुनिए। इसके अलावा हमें चाहिए रिलेटेड टू सी। जब हम समुद्र संबंधी दूरी मापते हैं, समुद्र से संबंधित, रिलेटेड टू सी, समुद्र से
संबंधित। तो इनमें हमें क्या क्या चाहिए वो जान लीजिए। यहां से हमें चाहिएगा दो वर्ड। पहला है आपके पास फैदम और दूसरा है आपके पास नॉटिकल माइल। यहां से हिंदी में सिमिलर आपका फैदम और दूसरा रहेगा आपके पास नॉटिकल मील। दूसरा क्या रहेगा आपके पास नॉटिकल मील। अगर बात की जाए फैदम की तो आप जानते हैं कि एक फैदम बराबर होगा आपके पास 6 फीट के। ये 6 फीट के बराबर होगा और मीटर में लोगे तो लगभग ये कितना हो जाएगा 1.8 मीटर। वहीं आप देखोगे कि एक नॉटिकल मील किसके बराबर होगी आपके पास। एक नॉटिकल मील होगी 1.853 किलोमीटर के बराबर होगी। मीटर में काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा 1.85 मल्टीप्लाई बाई 3 मीटर। ऐसे आप लिख सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि सर ये लिखने का फायदा क्या हुआ। तो फैदम वर्ड से आपके पास एक वर्ड आ रहा है फैदोमीटर। फैदम वर्ड से एक वर्ड आ रहा है आपके पास फैदोमीटर। और फैदोमीटर किस काम आएगा टू मेजर डेप्थ ऑफ सी। टू मेजर डेप्थ ऑफ सी, समुद्र की गहराई मापने के लिए। समुद्र की गहराई मापने के लिए, गहराई मापने के लिए हम किसका यूज करेंगे फैदोमीटर का यूज करेंगे। देखिए अगर मीटर स्केल का यूज करते तो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर ऐसे काउंट करते आप। लेकिन अभी फैदोमीटर का आप यूज कर रहे हो तो आप काउंट कैसे करोगे 1 फैदम 2 फैदम 3 फैदम और 1 फैदम लगभग आपके पास 1.8 मीटर। यानी कि अपने यहाँ जो दूरी मापते हैं उनसे थोड़ी सी बड़ी दूरी रहेंगी। कहां पे समुद्री दूरी की बात की जाए। जैसे आप यहां से देखें कि 1 माइल यानी कि 1 मील आपका लगभग बराबर होता है 1.6 किलोमीटर के। ये तो हम यहां जमीन पे जो दूरी माप रहे हैं वो है। लेकिन यहां पे अगर समुद्र के अंदर दूरी माप रहे हैं हम तो किसका यूज करना पड़ेगा नॉटिकल माइल। जैसे आपसे कहा जाता है ये मान लीजिए कि आपका इंडिया है और इंडिया का ये समुद्री हिस्सा है। तो यहां से यहां तक हमारा कहां तक अधिकार है तो हम देखते हैं कि 12 नॉटिकल मील तक हमारा अधिकार है। तो समुद्र के अंदर इस तरीके की जो दूरी मापते हैं सतह से जो समुद्र की दूरी या समुद्र के अंदर यहां से आगे अगले जो 12 मीटर ये 12 नॉटिकल मील है वह साझा अधिकार है। तो इस तरीके से जो दूरी मापी जाती है समुद्र में वहां हम नॉटिकल मील का यूज करते हैं। तो टू मेजर डिस्टेंस इन सी, हम कह सकते हैं कि समुद्री दूरी मापने के लिए, समुद्री दूरी मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे। समुद्री दूरी मापने के लिए हम यहां इस्तेमाल करने वाले हैं नॉटिकल माइल का। तो ये चीज पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ कि आपका अकेले मीटर सेंटीमीटर फुट से चीजें क्लियर नहीं होंगी। उसके साथ साथ आपको चाहिए पहले पार्ट में आपका समुद्र से संबंधित, इसी तरीके से बाकी पार्ट में हम कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट होगा आपके पास समुद्र से संबंधित के बाद सेकंड पार्ट आपका होगा रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, खगोलीय वस्तुओं के से संबंधित, खगोलीय वस्तुओं से संबंधित। अगर आपको दूरी लंबाई इस तरीके से मापना है तो आपको कौन कौन से पैमाने चाहिए। अब देखो ये चीज तो क्लियर है कि खगोलीय दूरी मापेंगे तो काफी बड़ी दूरी होगी। तो उनके लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला है आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, हिंदी में होगा आपके पास खगोलीय मात्रक।
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, आपका आंसर होगा खगोलीय मात्रक, पहला पार्ट। इसी तरीके से दूसरा पार्ट होगा आपके पास लाइट ईयर। लाइट ईयर प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर प्रकाश वर्ष। और तीसरा पार्ट होगा आपके पास पैरालिटिक सेकंड, इसे आप बोलोगे पारसेक, इसे आप बोलोगे पारसेक। ठीक है, ये चीज है आपके पास। तो सवाल उठता है कि सर खगोलीय दूरी क्या है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए सबसे पहले केपलर ने ग्रह गति के नियम दिए थे। केपलर के नियम के अनुसार अगर हम चलते हैं, केपलर के पहले नियम के अनुसार आप देखोगे, फर्स्ट लॉ के अनुसार, पहले नियम के अनुसार, तो सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ, अगर यहाँ एक पॉइंट पे आपने सूर्य माना है, तो सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहे हैं वो उनका रास्ता कैसा है, दीर्घवृत्ताकार। अब मैं मान के चलता हूं ये है अर्थ, कभी अर्थ यहां होगा तो हो सकता है कभी अर्थ यहां भी होगा, और हो सकता है क्या होगा ही। तो अर्थ जिस रास्ते पे चक्कर लगा रहा है वो रास्ता कैसा रहेगा आपके पास, इलिप्टिकल, दीर्घवृत्ताकार। रास्ता कैसा है, दीर्घवृत्ताकार, ये रास्ता रहेगा आपका। अब कभी ये नजदीक कभी दूर, तो इनके बीच की दूरी जब आप मापोगे तो औसत दूरी आपको लेनी पड़ेगी। तो वही यहां लिख रहे हैं हम, द एवरेज डिस्टेंस, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, किन के बीच, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी क्या कहलाएगी, आपका खगोलीय मात्रक। लिख भी देता हूं मैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी आपका क्या कहलाएगा, खगोलीय मात्रक। और आप जानते हैं कि ये दूरी कितनी होगी, तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होगा आपके पास 1.496 10⁻11 मीटर के बराबर होगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका सन और अर्थ। अब देखो जब भी खगोलीय दूरी मापेंगे तो ये तो इन्होंने लिमिटेड कर दिया, हम सिर्फ यहां बात किसकी कर सकते हैं, सन की या अर्थ की। लेकिन अगर मुद्दा हो कि इनके अलावा जो चीजें हैं, जैसे सन के अलावा जो अपना स्टार होगा नजदीक, दैट इज प्रोक्सिमा सेंचुरी, तो उसकी तो बात हम अर्थ से नहीं कर सकते, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से तो नहीं कर सकते। या फिर हम बात करें कि जैसे गैलेक्सी होगी, अपनी गैलेक्सी मिल्की वे जो आकाश गंगा है आपकी, और नियरेस्ट गैलेक्सी एंड्रोमेडा, हम उसकी तो बात यहां से नहीं कर सकते, तो उनके लिए हमें कुछ और यूनिट्स की जरूरत होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइट ईयर प्रकाश वर्ष, तो ये होता क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट in 1 year, the distance traveled by light in 1 year in vacuum। सर क्या कहना चाह रहे हैं, निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी या तय दूरी क्या कहलाएगा, आपका प्रकाश वर्ष कहलाएगा। ठीक है सर, ये तो काफी अच्छा आपने बताया। और आप जानते हैं कि एक लाइट ईयर बराबर होगा किसके, एक LY यानी कि लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होगा, तो 9.46 10⁻15 मीटर के बराबर होगा। ठीक है यहां तक। अब लाइट ईयर का हम यूज कहां कर रहे हैं, प्रकाश वर्ष का हम यूज कहां करेंगे, वो देखने लायक रहेगा आपके पास। ऐसे लाइट ईयर का हम यूज कहां करेंगे ये देखने लायक रहेगा। तो जितनी भी खगोलीय दूरी मापनी है आपको, किनसे संबंधित, स्टार्स और प्लेनेट,
तारों और ग्रह से संबंधित जो भी खगोलीय दूरी आप मापोगे वो कहां, किसमें मापोगे आप, प्रकाश वर्ष में। तो डिस्टेंस बिटवीन, इनके बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट, स्टार्स एंड प्लैनेट, तारों व ग्रह के बीच, तारों व ग्रह के बीच दूरी मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आता है आपके पास पैरालेटिक सेकंड। पैरालेटिक सेकंड या पार्सेक का अगर आप रिलेशन देखते हो लाइट ईयर के साथ, तो एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर के, प्रकाश वर्ष के। और दूसरा है कि एक पार्सेक की खुद की क्या वैल्यू होगी, एक पार्सेक बराबर होगा 3.08 गुना 10 की पावर 16 मीटर के बराबर होगा। ठीक है सर, ये चीजें तो ऑलरेडी हम जानते थे, कुछ नया बताइए। तो नया यहां से जानने का ये है आपके लिए, क्या है सर, कि ये जो दूरी मापी गई है, ये जो तीनों खगोलीय दूरी मापी गई है, ये किस मेथड से, किस विधि से मापी गई है। तो आपका आंसर होगा पैरालेक्स मेथड से मापी गई है, पैरालेक्स मेथड, पैरालेक्स विधि से मापी गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज देखिए, पैरालेक्स विधि से जो 1 सेकंड में तय दूरी होगी वही क्या कहलाएगी आपकी, पैरालेटिक सेकंड। 1 सेकंड में तय दूरी, सर ये है क्या एक्चुअल में, ये हम जानना चाहिए। तो आप यहां से मानिए कि ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, यहां से आप देख रहे हैं, ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई भी प्लेनेट आप मान सकते हो, ये मान लीजिए आपका प्लेनेट है, या ये मान लीजिए आपका गैलेक्सी है, ये मंदाकिनी है, कोई भी आप मान के चलें। आंख के और इसके बीच की दूरी क्या रहेगी, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि 1.496 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 मीटर का ये रेफरेंस पॉइंट है। अब जो 1 सेकंड में तय दूरी आएगी, यहां पे कितने टाइम के लिए मेजर करेंगे हम, 1 सेकंड, वही दूरी क्या कहलाएगी आपकी, पैरालेटिक सेकंड। और इस मेथड से जो ये दूरी मापी गई है, ये मेथड कहलाएगा आपका पैरालेक्स मेथड। तो ये है आपके पास रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। इससे पहले हमने रिलेटेड टू सी पढ़ा है, ये रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट आपका हो गया है। अब इसे आगे हम पढ़ेंगे, इससे संबंधित रिलेटेड टू एटम, रिलेटेड टू एटम, परमाणु से संबंधित, परमाणु से संबंधित। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये मान लीजिए आपका कोई एटम है और इसके केंद्र में ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ये आपका नाभिक, और ये आपका हो गया एटम। वैसे तो एटम का ऑर्बिट है, कक्षा है, लेकिन इसको पूरे को आप क्या मान के चलेंगे, एटम मान के चलेंगे, क्योंकि जब एटम के साइज की बात की जाएगी तो यहां से यहां तक की दूरी मापी जाएगी, ये वाली। तो आप इसका रेडियस भी ले सकते हो, इसका 2 गुना करोगे तो आप इसका व्यास भी ले सकते हो, डायमीटर भी ले सकते हो यहां से। ठीक है, तो जो एटम से संबंधित दूरी मापी जाएंगी, चाहे उसमें आपका रेडियस है, त्रिज्या है, या उसके अंदर व्यास है, दोनों चीजें आप काउंट करके चलें। तो यहां से आप देखेंगे साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम, परमाणु का आकार, परमाणु का आकार। तो परमाणु का आकार आप किस में मापोगे, तो इसके लिए यूनिट रहेगा आपके पास एंगस्ट्रॉम, ये आपके पास यूनिट रहेगा एंगस्ट्रॉम। और आप जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होगा 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, या आप कह सकते हैं कि 10 की पावर -10 मीटर। ये आपके पास क्या रहेगा, साइज ऑफ एटम, परमाणु का आकार। अब देखिए 10 से 40 एटम अगर एक साथ मिल रहे हैं तो वहां से एक साइज बनता है आपका क्वांटम डॉट, क्वांटम डॉट। अब क्वांटम डॉट इसका अगर 10 गुना आप करोगे, 10 की पावर -10 को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे
तो वहां पे आ जाएगा 10⁻⁻⁹। तो ये आप किस में मेजर करते हो? नैनोमीटर में मेजर करते हो। किस में मेजर करोगे क्वांटम डॉट का? आप नैनोमीटर में, नैनोमीटर में मेजर करोगे। और आप जानते हैं कि 1 नैनोमीटर बराबर होगा 10⁻⁹ मीटर। इसे क्वांटम डॉट या क्वांटम बिंदु आप कह सकते हैं। क्वांटम डॉट या क्वांटम बिंदु आप कह सकते हैं। ठीक है, और ये आपका हिंदी में कैसा लिखा जाएगा तरीके से? तो ये आपके पास साइज ऑफ एटम हो गया, इधर आपके पास क्वांटम डॉट हो गया। अगले पार्ट में हम देखें साइज ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का आकार, नाभिक का आकार। इसे हम मापते हैं किस में? या तो आप इसे मापोगे फेम्टोमीटर, या इसे आप मापोगे आप फर्मीमीटर में। या तो फेम्टोमीटर में या आप मापोगे इसे फर्मीमीटर में। यहां से देखिए, ये आपके पास फेम्टोमीटर और ये आपके पास फर्मीमीटर, दोनों की वैल्यू आपके पास सेम रहेगी। आप जानते हैं कि एक फेम्टोमीटर या एक फर्मीमीटर बराबर होगा 10⁻⁻15 मीटर के। ये आपके पास हो गया साइज ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का आकार। और इधर आपके पास साइज ऑफ एटम, इधर आपके पास साइज ऑफ क्वांटम डॉट। और इसी तरीके की छोटी दूरी मापने के लिए आपके पास और क्या क्या मात्रक हो सकते हैं, इनके अलावा क्या क्या पॉइंट आपके पास आ सकता है, वो हम देखते हैं। एक आता आपके पास एक एटोमीटर। एक एटोमीटर तो ये होगा 10⁻⁻18 मीटर। आपके पास आएगा एक पिकोमीटर। एक पिकोमीटर ये होगा 10⁻12 मीटर। ठीक है, ये दूरी आपके पास आ जाएंगी। एटोमीटर और पिकोमीटर, पिकोमीटर। ठीक है, सवाल ये उठता है कि सर इनका यूज, तो देखिए एटोमीटर के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ अगर पिकोमीटर की बात की जाए तो यहां से एग्जाम में क्या क्वेश्चन बना है आपका वो देख लेते हैं। वेवलेंथ ऑफ गामा रेज, वेवलेंथ ऑफ गामा रेज, वेवलेंथ ऑफ गामा रेज, गामा किरणों का तरंग दैर्ध्य इसे मापा गया है। गामा किरणों का तरंग दैर्ध्य इससे मापा गया है। ठीक है, किस में मापा गया है? पिकोमीटर में मापा गया है। तो ये आपके पास हो गया रिलेटेड टू एटम, परमाणु से संबंधित। अगले पार्ट पे हम चलते हैं। आपके पास सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स और हैं। सर पॉइंट क्या क्या है? पहला पॉइंट आप देखोगे रिलेटेड टू आपके पास एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम से संबंधित, एंगस्ट्रॉम से संबंधित। सर और क्या पॉइंट यहां से हो सकता है? आपने बता तो दिया है कि उसका साइज क्या होगा या फिर उसमें एटॉमिक साइज मापते हैं। देखिए रिलेटेड टू आप एंगस्ट्रॉम पढ़ोगे तो यूनिट ऑफ वेवलेंथ, आपका प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य को किस में मापा जाता है? जनरली तरंग दैर्ध्य को जनरली मापा जाता है एंगस्ट्रॉम में। तरंग दैर्ध्य का मात्रक रिलेटेड टू आपका तरंग दैर्ध्य का मात्रक। वहीं आपको एक चीज और ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है सर? कि अगर एग्जामिनर आपको इसी चीज में थोड़ा कंफ्यूज करे और वो कहे कि ऐसा ही मात्रक क्या होगा, ऐसा ही यूनिट ऑफ वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, तो आपको आंसर एंगस्ट्रॉम नहीं देना है। तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? मीटर। तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? मीटर। और यहीं से एग्जाम में और क्या क्वेश्चन बना था कि वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज,
वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज, वो हम किस में मापते हैं? एक्स किरणों का तरंग दैर्घ्य, एक्स किरणों का तरंग दैर्घ्य, तो ये हम मापते हैं किस में? एक्स किरणों का तरंग दैर्घ्य हम एंगस्ट्रोम में मापते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है यहां से आपके पास रिलेटेड टू माइक्रोमीटर और माइक्रोन, माइक्रोमीटर या माइक्रोन, इससे संबंधित आपके पास क्या आएगा? माइक्रोमीटर या माइक्रोन से संबंधित, तो आप जानते हैं कि एक माइक्रोमीटर या एक माइक्रोन बराबर होगा 10⁻⁻6 मीटर, और वहीं इसका संबंध देखा गया था एक पिकोमीटर से, तो एक पिकोमीटर बराबर होगा एक माइक्रोमीटर के बराबर। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके बाद सर, तो साइज ऑफ सेल से संबंधित आप साइज ऑफ सेल, और जनरली आपके पास ब्लड सेल्स, ठीक है। कोशिका का आकार या रक्त कोशिका का आकार आप किस में मापते हो? कोशिका आकार आप किस में मापते हो? तो आपका आंसर होगा हम माइक्रोमीटर या माइक्रोन में मापते हैं। उसके बाद अगला आपके पास क्या आ जाएगा? थिकनेस ऑफ पेपर, या फिर आप बात करें हेयर, तो यहां बाल या कागज की मोटाई, बाल या कागज की मोटाई, तो उसको भी जनरली हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? जनरली हम माइक्रोमीटर या माइक्रोन में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास अगला पार्ट क्या आ जाएगा? ये सारी चीजें जानने के बाद, यानी कि आपने छोटी डिस्टेंस भी देखी है, आपने बड़ी डिस्टेंस भी देखी है, इसके अलावा आपके पास क्या क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है वो जानिए। इसके अलावा आपके पास रहेगा अगला क्वेश्चन कि इनसे संबंधित डिवाइस कौन कौन से हैं, इनसे संबंधित यंत्र कौन कौन से हैं, दूरी लंबाई या इनसे संबंधित। तो आपके पास सबसे पहले आ जाएगा डिवाइस में ओडोमीटर, व्हीकल के अंदर लगा हुआ होता है। दूसरा आपके पास आ जाएगा एल्टीमीटर। तीसरा आपका फेदोमीटर, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो फेदोमीटर के बारे में, तो यहां तीसरा मैं लिख देता हूं आपका क्रेस्कोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ। चौथा मैं यहां पे लिख देता हूं आपका वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर। तो यहां से आप देखिए सबसे पहले है आपके पास ओडोमीटर। ओडोमीटर आपका स्टेप काउंट या जनरली कहां यूज होता है? व्हीकल में यूज होता है, वाहनों में इसका यूज किया जाता है, वाहनों में इसका यूज किया जाता है। और किसके लिए, क्या मापने के लिए? तो टू मेजर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टू मेजर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तय दूरी मापने के लिए, तय दूरी मापने के लिए आप किसका यूज करते हो? मापने के लिए आप किसका यूज करोगे? तो आपका आंसर होगा ओडोमीटर का यूज करते हो। एल्टीमीटर, यहां से एल्टीमीटर की अगर बात की जाए तो टू मेजर एल्टीट्यूड, टू मेजर एल्टीट्यूड, ऊंचाई मापने के लिए, ऊंचाई मापने के लिए। एल्टीट्यूड की जगह आप हाइट वर्ड भी देख सकते हो, ऊंचाई मापने के लिए। एल्टीट्यूड की जगह क्या हो सकता है आपका? हाइट, ऊंचाई मापने के लिए हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद है क्रेस्कोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ। तो क्रेस्कोग्राफ का यूज आप किसके लिए करते हो?
क्रेस्कोग्राफ टू रिकॉर्ड, क्या रिकॉर्ड करने के लिए? ग्रोथ ऑफ प्लांट, टू रिकॉर्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट, पौधे की वृद्धि मापने के लिए, पौधे की वृद्धि मापने के लिए, मापने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हो। ठीक है, अब इसके बाद है आपके पास वर्नियर कैलिपर। तो मैं वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज दोनों यहां करवा देता हूं आपके पास। फोर्थ पार्ट पे क्या है? वर्नियर कैलिपर, और फिफ्थ पार्ट पे आपका पास क्या है? स्क्रू गेज, स्क्रू गेज, स्क्रू गेज, और ये एक सेकेंड, वर्नियर कैलिपर। देखिए वर्नियर कैलिपर कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये यहाँ पे आपका वर्नियर स्केल इस तरीके से, और एक पतली सी स्ट्रिप आपको इस तरीके से नजर आएगी। ठीक है, यहाँ ये वाला पार्ट इस तरीके से। तो ये आपका हो सकता है सिलेंड्रिकल, या हो सकता है ये आपका इस तरीके से स्फेरिकल हो, इस तरीके से स्फेरिकल हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो इसका यूज क्या है? टू मेजर डायमीटर, टू मेजर डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, बेलनाकार या गोलाकार, बेलनाकार या गोलाकार वस्तु का व्यास, गोलाकार या बेलनाकार वस्तु का व्यास मापने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगले पार्ट में है आपके पास क्या? स्क्रू गेज। स्क्रू गेज आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। यहां से ये स्क्रू रहेंगे आपके पास, इधर से भी ऐसे, लगभग आपको इस तरीके का नजर आएगा ये स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज का यूज क्या होता है? टू मेजर, मापने के लिए, थिकनेस ऑफ, थिकनेस ऑफ, किसकी थिकनेस? वायर, तार की मोटाई मापने के लिए, या हम बात करते हैं अपने हेयर बाल की मोटाई मापने के लिए, या हम बात करते हैं पेपर कागज की मोटाई मापने के लिए। तो ये आप हिंदी में क्या लिख सकते हो? तार, बाल या कागज की मोटाई मापने के लिए, कागज की मोटाई मापने के लिए हम इसका यूज करते हैं। मोटाई मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? स्क्रू गेज का यूज करते हैं। ठीक है, अब इससे एग्जाम में सर और क्या क्वेश्चन देखने को मिल सकता है? तो इनसे एग्जाम में देखने को मिल सकता है लिस्ट काउंट। देखिए लिस्ट काउंट, वो छोटे से छोटा माप, न्यून माप आप कह सकते हो, वो छोटे से छोटा काउंट जिसे इनसे मेजर किया जा सकता है। तो एक तरफ है लिस्ट काउंट आपके पास वर्नियर कैलिपर का, और एक तरफ है लिस्ट काउंट आपके पास किसका? स्क्रू गेज का, स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज के लिए और भी बारीकी से आप चीजें मेजर कर सकते हो। 0.001 mm रहेगा ये, और इधर वर्नियर कैलिपर के लिए ये 0.01 mm रहेगा आपके पास। तो ये चीजें आपको यहां से देखनी थी। ये सारे पॉइंट्स आपने पढ़े हैं रिलेटेड टू लेंथ, लंबाई से संबंधित आपके सारे पॉइंट्स थे ये। आने वाले वीडियो में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इसी तरीके से। लेंथ के बाद मास से संबंधित चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, और जहां आपको डाउट आता है तुरंत आप कमेंट कर दीजिए, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।
थैंक यू।